हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुमन और शशि के नाम। कार के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही सुमन कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही शशि और उसके साथ खड़े लड़के को देखा तो एक पल के लिए उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने अगर फौरन दरवाज़ा न पकड़ लिया होता तो वो यकीनन चकराकर गिर चुकी होती। उसने खुद को संभाल लिया। निखिल, तुम्हारी भाभी तो तुम्हारा स्वागत करने के लिए पहले से दरवाजे पर मौजूद है, शशि ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा था। निखिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई थी। नमस्ते भाभी, निखिल ने बहुत ही सुकून भरे शब्दों में सुमन को नमस्ते किया था। सुमन के मुंह से मुश्किल से ही नमस्ते निकला था, फिर वो दरवाजे से हट गई। शशि निखिल को अंदर ले आया। सुमन निखिल को अपने घर में देखकर परेशान हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो यहाँ तक आ जाएगा। सुमन, इससे मिलो, शशि ने कहा। ये मेरे बचपन का दोस्त निखिल है। मिस्टर पिछले 2 दिनों से शहर में आए हुए हैं और होटल में रह रहे हैं। फिर वो निखिल से बोला, निखिल तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना तैयार है। तुम्हारी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाकई, निखिल ने कहा। ओके, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आया। निखिल बाथरूम में घुस गया जबकि सुमन खाना लगाने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। शशि से उसकी शादी को 4 महीने ही हुए थे। शशि एक अच्छा और बहुत ही खुशमिजाज और सुमन से बेहद मोहब्बत करने वाला इंसान था। शशि एक फोटोग्राफर था, उसका अपना बिजनेस था। सुमन शशि के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। शशिकांत का इस दुनिया में कोई भी न था। दोनों पति पत्नी 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शशि एक आम शक्ल सूरत का नौजवान था। उसके अंदर कोई ऐसी कशिश न थी कि लड़कियां उसकी तरफ देखतीं, मगर वो सुमन को बहुत पसंद था। सुमन का संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था। उसके पापा साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। उसकी माँ मर चुकी थी। निखिल को देखकर उसके चौंकने की वजह ये थी कि वो निखिल को पहले से जानती थी। निखिल उसी के मोहल्ले में रहता था। वो उस समय बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जब उसने निखिल को देखा था। वो जब भी कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती तो निखिल दूसरी गली में मौजूद होता था। फिर एक दिन उसने सुमन को खत लिख दिया जिसमें निखिल ने इजहार मोहब्बत किया था और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला था। सुमन भी निखिल को खत लिखने लगी। निखिल ने सुमन के लिए अपना रिश्ता भी भेजा था, मगर सुमन के पापा ने इनकार कर दिया क्योंकि निखिल एक आवारा और बेरोजगार नौजवान था। उसका उठना बैठना भी अच्छे लोगों में नहीं था। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। सुमन ने दबे दबे अंदाज में अपनी बात अपने पापा के सामने रखी थी, मगर इसका कोई फायदा ना हुआ और आखिर वो दिन भी आ गया जब सुमन की शशि के साथ शादी हो गई। सुमन के लिए रिश्ते तो बहुत आए थे और ये उसकी खुशनसीबी थी कि सभी ऊंचे और अच्छे घरानों के रिश्ते थे। जो रिश्ता सुमन के पापा को पसंद आया था वो शशिकांत का था। सुमन निखिल को भूलकर अपने पति शशि के साथ खुश खुश रहने लगी थी। सुमन को खुद पर गर्व था कि वो एक बहुत ही अच्छे आदमी की पत्नी बनी थी और ऐसा पति मिला था जो उसे बहुत चाहता था। उसने निखिल को अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया था और अपने पति के साथ पूरी तरह वफादार होकर जिंदगी बिता रही थी। वो अपने ख्वाबों भरी जिंदगी में मगन थी कि एक ऐसा मनहूस दिन आया। ऐसा लगा कि जैसे वो तूफान में घिर गई हो, क्योंकि निखिल का यहाँ आना किसी भी तरह से सही नहीं था। शादी के बाद सुमन अपने पति शशि के साथ दिल्ली से हैदराबाद आ गई थी। खाना खाने के बाद निखिल ने शशि से कहा कि यार शशिकांत, वाकई भाभी ने खाना तो बहुत ही मज़े का बनाया है। अरे तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो यार जो तुम्हें इतने मज़े का खाना खाने को मिलता है। हाँ वाकई, शशि ने तारीफी नज़रों से सुमन की तरफ देखते हुए कहा था। सुमन के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। खाना खाने के बाद सुमन बर्तन समेटने लगी। बर्तन समेटने के बाद वो जब कमरे में जाने लगी तो शशि ने पूछा, सुमन कहाँ जा रही हो? अरे बैठो ना। तो सुमन ने कहा कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। शशि ने कहा, यार खैर तो है ना? सुमन ने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। दूसरी सुबह जब शशि अपने दफ्तर चला गया तो थोड़ी देर के बाद निखिल उसके कमरे में आ गया और जिसे देखते ही सुमन को उस पर गुस्सा आया था, जो वो यूं मुंह उठाकर उसके कमरे में चला आया था। तुम? सुमन गुस्से से बोली, तुम्हें मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? सुमन, चिंता मत करो, शशि दफ्तर जा चुका है। फिर तुम किस लिए आए हो? निखिल कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अरे मैं तो तुम्हें शादी की बधाई देने आया हूँ। तुम तो मुझे भूल ही चुकी हो सुमन, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी यादों में ज़िंदगी जी रहा हूँ।
सुमन के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से के हाव भाव छा गए थे। वो गुस्से से बोली, बकवास मत करो और मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो सुमन। ये कहते कहते निखिल सुमन के बेहद करीब आ गया था। कहने लगा, मुझसे दूर क्यों होती हो जाने मन, मैं वही तो निखिल हूँ जिसके पास आने के तुम बहाने ढूंढती थीं। ये कहते हुए सुमन के गालों पर वो हाथ फिराने लगा। सुमन को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो और इसीलिए गुस्से के मारे उसने निखिल को धक्का दिया था। मेरे करीब भी मत आना। जिसे मैं तुम्हारी मोहब्बत समझ रही थी वो सिर्फ एक छलावा था, वक्ती जज्बात थे जिस पर न जाने मैंने कब की धूल डाल चुकी हूँ। अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ शशि और उसकी मोहब्बत है। मेरे हंसते खेलते परिवार में आग मत लगाओ और चले जाओ यहाँ से। निखिल ने कहा लगाते हुए कहा, तुम्हें वो अपने प्यार भरे खत तो याद होंगे जो कभी तुमने मुझे कॉलेज के ज़माने में लिखे थे। निखिल की बात सुनकर सुमन चौंकी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके कहने पर उसके शब्द भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके लब कांपने लगे थे, उसका दिमाग सुन्न होने लगा था, दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं, अनजाने अंदेशे उसके दिल में सर उठाने लगे थे। निखिल ने कहा, अगर मैं वो सारे खत तुम्हारे पति शशि के हवाले कर दूं तो जानती हो क्या होगा? वो चेतावनी देने वाले शब्दों में बोला। सुमन ने कोई भी जवाब न दिया। उसका पूरा शरीर सनसना गया था। एक सर्द सी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। वो बाकी बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, निखिल आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो? सुमन, अगर तुम चाहती हो कि मैं वो ख़त शशि के हवाले ना करूं, तो तुम मुझे हर महीने 10,000 देती रहो। क्या 10,000? सुमन एकदम सटपटा गई थी। मगर मेरे लिए ये नामुमकिन है। निखिल मेरा पति बहुत ही शरीफ आदमी है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। सुमन की बात सुनकर निखिल ने बहुत ही आराम से कहा, कैसे नामुमकिन है? तुम्हारा पति बहुत अमीर है, तुम हर महीने बहुत ही आसानी से 10,000 मुझे दे सकती हो। निखिल की बात सुनकर सुमन को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे समझाए कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो अपने पति को धोखा भी नहीं दे सकती थी। उसने हारे हुए शब्दों में कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? निखिल ने कहा, हाँ मेरा ये आखिरी फैसला है, नहीं तो मैं वो ख़त जल्दी ही शशि के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर सुमन का दिल दहल उठा था। उसने धीरे से कहा कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा निखिल, जिस दिन मेरे पति के दिल में मेरे लिए शक का बीज पड़ गया। मैं जिंदा नहीं बचूंगी, खुद को ख़त्म कर लूँगी। सुमन की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। ज़्यादा जज्बाती मत बनो सुमन, निखिल उठते हुए बोला। तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर अपने फैसले से मुझे आगाह कर देना। सुमन ने कोई जवाब न दिया। निखिल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सुमन के कमरे से निकल गया। सुमन के पूरे शरीर पर कंपन तारी हो गया था। वो धम से बेड पर बैठ गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था निखिल उसका इस तरह इस्तेमाल करेगा। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं निखिल उसके लिखे हुए वो ख़त शशि के हवाले न कर दे। वो सोच रही थी कि वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी में आग लगने से कैसे बचाए। अगर निखिल वो ख़त शशि के हवाले कर देता तो उसकी हंसती खेलती गृहस्थी में आग लग जाती। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो खुदकुशी कर लेती या फिर निखिल को ही रास्ते से हटा देती। लेकिन दोनों ही काम उसके लिए आसान नहीं थे। वो उन मनहूस लम्हों को कोसने लगी जब वो पहली बार निखिल से मिली थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने निखिल के ख़तों के जवाब क्यों दिए थे। उसे क्या मालूम था कि निखिल इस कदर घटिया इंसान निकलेगा कि उसे ब्लैकमेल करने पर तुल जाएगा। मगर सुमन को यह भी तो मालूम नहीं था कि निखिल शशि का दोस्त होगा। ये बात तो उसे उस दिन पता चली थी जब निखिल उसके घर आया था। 2 दिन हो गए थे निखिल उनके घर पर ही ठहरा हुआ था और वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। शशि ने भी महसूस किया था कि सुमन कुछ परेशान और खोई खोई सी है। वो हैरान था कि एकदम सुमन को क्या हो गया है। 1-2 बार शशि ने सुमन से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर सुमन हर बार टाल देती थी। उस दिन निखिल किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए ऑफिस से आते ही शशि ने सुमन से मोहब्बत से पूछा, सुमन जी तुमसे एक बात पूछनी है, सच बताना। शशि की बात सुनकर सुमन चौंक उठी थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी थीं। कहीं निखिल ने उसे सच्चाई तो न बता दी। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसने डरते डरते पूछा, कहो क्या पूछना चाहते हो? शशि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? सुमन ने कहा, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बहुत ही हैरानी से बोली थी। शशि ने कहा, इसलिए कि मैं गुजरे 2 दिन से तुम्हें बहुत परेशान देख रहा हूँ।
ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई चिंता सता रही हो, तुम बैठे बैठे कहीं खो जाती हो। मुझे तुम्हारी ये परेशानी अच्छी नहीं लगती। आखिर बात क्या है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है? कुछ भी तो नहीं। सुमन ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। शायद आपको वहम हो गया है। तुम्हारा ये जवाब मुझे तसल्ली नहीं दे रहा है सुमन। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। शशि ने उसके हाथों को थाम लिया। कहने लगा, बताओ क्या बात है? उसके बार बार पूछने पर सुमन ने बस इतना कहा कि दरअसल मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। उसने बहाना बनाया था। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? शशि ने मुस्कुराते हुए कहा, कल ही हम दिल्ली चलेंगे। सुमन ने जवाब देने की बजाय सर झुका लिया था। उधर निखिल जख्मी सांप की तरह अपने कमरे में बिस्तर पर लौट रहा था। उसे सुमन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने सुमन से खतों के बदले हर महीने 10,000 की बात की थी, मगर सुमन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो सुमन के लिखे हुए खत शशि के हवाले कर दे, मगर इसका भी कोई फ़ायदा न था क्योंकि वो उसे खुदकुशी की धमकी दे चुकी थी। वो अपनी इस धमकी पर अमल भी कर सकती थी, मगर निखिल ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि सुमन की खुदकुशी करने की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। उसका मकसद तो कुछ और था। शाम की चाय पीने के बीच शशि ने निखिल से कहा, निखिल, मैं कल देहरादून फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। शशि की बात सुनकर निखिल ने कहा, क्यों, क्या भाभी नहीं जा रही? उसने यूं ही सरसरी से अंदाज में पूछा था। शशि ने कहा, हाँ वो भी जा रही है। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा था। फिर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? उसने सुमन की तरफ देखा। कहने लगा, मैं नहीं चाहता तुम दोनों की तफरी में मैं बीच में कबाब में हड्डी का काम करूं। शशि ने कहा, अरे यार कोई बात नहीं। फिर शशि ने सुमन से कहा, यार सुमन, तुम्हें निखिल से कहो कि वो हमारे साथ चले, हम तीनों खूब मौज मस्ती करेंगे और ये तुम्हारी बात मान जाएगा। शशि की बात सुनकर सुमन एकदम से घबरा गई थी। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने मुश्किल से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। अब इनकार नहीं किया जा सकता। निखिल ने फौरन ही हथियार डाल दिए। अगले ही पल शशि ने एक भरपूर कहकहा लगाया था। सुमन से अब बैठना भी दूभर हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में आ गई। उसे निखिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे निखिल का जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वो अपने पति के आगे मजबूर थी। वो तो निखिल से बात तक करना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन वो देहरादून चले गए। शशि ने देहरादून में फ़ोटोग्राफी करनी थी। देहरादून में फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी और उसने उन्हीं की तस्वीरें बनानी थीं और उसके लिए उसे बहुत ही अच्छी रकम भी मिलनी थी। बहुत सारे मैगजीन भी इस मॉडलिंग के बीच तस्वीर बनवाने के लिए कांटेक्ट करते रहते थे। उसकी मांग बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि वो फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी करता था। देहरादून में भी शशि का एक छोटा सा फ्लैट था। वो जब भी देहरादून आता तो इसी फ्लैट में ठहरता था। निखिल का उनके साथ होना सुमन को अजीब सा लग रहा था। वो जहाँ भी घूमने फिरने के लिए जाते, निखिल उनके साथ होता था। उन्हें देहरादून आए 2 दिन ही हुए थे। अभी शशि का काम शुरू नहीं हुआ था। फिर जब वो शशि का काम शुरू हुआ तो निखिल जानबूझकर शशि के साथ ही होता था। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर उसके दिमाग में जो प्लान चल रहा था उसके अनुसार उसका शशि के साथ होना बहुत ज़रूरी था। वो मौके की तलाश में था। मौका मिलते ही वो अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। देहरादून में आए अभी 1 हफ्ता गुजर चुका था। फिल्म की शूटिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। शशि अपना काम पूरा कर चुका था। उस दिन दोपहर के 2 बज रहे थे और वो तीनों घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल पड़े थे। लगातार 2 घंटे वो पहाड़ी इलाकों में घूमते रहे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत और कुदरत का हसीन शाहकार लग रहे थे। शशि ने कुछ मंजर अपने कैमरे में कैद कर लिए थे। चलते चलते सुमन बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो थक कर एक जगह बैठ गई। क्या हुआ सुमन? शशि उसके करीब आया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, सुमन ने हाँफते हुए कहा। मुझे अब और नहीं चला जा रहा। बस थोड़े से कुदरती मंजर कैमरे में कैद कर लें, फिर हम वापस चलते हैं, शशि ने कहा। प्लीज़ आप तस्वीरें बना लें, सुमन माफ़ी मांगते हुए बोली। मैं यहीं बैठी हूँ। शशि ने भी उसकी बात मान ली। कहने लगा, ओके, कहीं जाना मत, यहीं बैठी रहना, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो निखिल को लेकर आगे की तरफ चल पड़ा था और कुदरत के हसीन नज़ारों को कैमरे में कैद करने लगा। तस्वीर बनाते बनाते वो दोनों बहुत दूर निकल आए थे। निखिल, देखो कितनी हसीन और दिलकश जगह है, शशि ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं ज़रा उस जगह की तस्वीर बना लूँ। फिर शशि तस्वीरें बनाने लगा।
जिस जगह शशि खड़ा था उसी जगह बहुत ही गहरी खाई थी जिसमें नुकीली चट्टानें मुंह खोले खड़ी थीं। और यही वो पल था जब निखिल अपने मंसूबे में कामयाब हो सकता था। अचानक ही निखिल ने शशि को धक्का दिया था और शशि गहरी खाई में गिरता चला गया। धीरे धीरे उसकी चीख मध्यम होती चली गई। निखिल कुछ पल वहाँ खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी। वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। शशि को अपने रास्ते से हटाने के बाद वो सुमन से शादी करके उसकी दौलत हथियाना चाहता था। शशि की मौत के बाद उसकी सारी दौलत की बारिश सुमन ही थी। वो वापस उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ सुमन बैठी हुई थी। सुमन को वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई थी मगर शशि वापस ना आया था। उन्हें आज रात वापस दिल्ली के लिए भी निकलना था। अभी से सामान भी पैक करना था। काफ़ी देर बैठने के बाद वो बोर हो गई और उठकर उसी तरफ चल पड़ी जिस तरफ शशि और निखिल के साथ गया था। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे दूर से निखिल दौड़ता हुआ नजर आया। एकदम से सुमन घबरा गई थी। एक अनजाना सा डर उसके दिल में आया क्योंकि निखिल के दौड़ने का अंदाज ही ऐसा था जैसे कुछ तो गलत हो गया हो। करीब पहुंचते ही निखिल ने हाँफते हुए कहा कि सुमन वो शशि शशि क्या हुआ शशि को, कहाँ है शशि? सुमन एकदम से हवास खो चुकी थी क्योंकि निखिल का अंदाज ही कुछ ऐसा था। निखिल ने कहा वो तस्वीरें बनाते हुए पहाड़ से गिर गया है। सुमन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और अगले ही पल वो उसी तरफ दौड़ पड़ी जिस तरफ निखिल ने इशारा किया था। वो भी उसके साथ पहुंचा था। उस जगह पहुंचकर सुमन ने खाई में झांका। फिर वो दाएं हाथ पर बनी सीढ़ियां उतरती चली गई। नीचे पहुंचकर जैसे ही उसकी नज़र शशि पर पड़ी थी तो एक दिल खराश चीख उसके गले से निकल गई थी क्योंकि शशि खून में लथपथ औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था। शशि का कैमरा शशि के पास ही पड़ा हुआ था। सुमन ने वो कैमरा उठा लिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आई और शशि की लाश ले गई। सुमन गम से निढाल थी। निखिल उसे फ्लैट में ले आया। कहने लगा मैंने शशि को मना भी किया था कि वो चोटी पर खड़ा होकर तस्वीरें न बनाए। निखिल ने अफसोस जताते हुए कहा मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। काश वो मेरी बात मान जाता। सुमन खामोश रही। ये सदमा उसके लिए बहुत मुश्किल था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पुलिस ने भी इसे हादसा करार दे दिया था। सुमन शशि का अंतिम संस्कार वहीं देहरादून में ही करना चाहती थी। जैसे ही शशि का पोस्टमार्टम हुआ उसने पुलिस की मदद से शशि का अंतिम संस्कार कर दिया था। निखिल को तो उसने बताया भी नहीं था कि कब शशि का अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि वो निखिल को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी जो वो उसे अपने दुखों में या खुशियों में शामिल करती। खैर निखिल को भी इस बात से कोई परवाह नहीं थी। उसका तो काम हो गया था। सुमन और निखिल दिल्ली आ चुके थे। इस बीच निखिल ने सुमन के करीब होने की बहुत कोशिश की थी मगर सुमन ने उसे सख्ती से मना कर दिया था क्योंकि अब शशि जिंदा नहीं था। इसलिए उसे अब किसी भी चीज़ का डर नहीं था जिसके बलबूते पर निखिल उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। 1 महीने तक वो शशि की मौत के गम में निढाल रही थी और जब थोड़ी संभली तो उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब वो शशि की मौत के बाद उसकी दौलत की हकदार थी। एक दिन उसे वो कैमरा याद आ गया जिससे उसके पति ने आखिरी तस्वीर बनाई थी। उसने कैमरे से फिल्म निकाली और लेबोरेटरी में तस्वीर धोने लगी। वो कुल 12 तस्वीरें थीं। जब वो तस्वीर धो चुकी तो उन तस्वीरों को देखने लगी जो उसके पति की आखिरी निशानी थीं। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। तस्वीर बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई थी पर अचानक ही एक तस्वीर देखते देखते वो चिल्ला पड़ी। वो तस्वीर तो निखिल की थी। उस तस्वीर ने निखिल ने वही कपड़े पहने हुए थे जिस दिन देहरादून में उसका पति शशि पहाड़ से खाई में गिर गया था। उस दिन भी निखिल तस्वीर वाले कपड़े पहने हुए था। अगले ही पल ये ख्याल उसके दिमाग में आया कहीं निखिल ने ही तो उसके पति को धक्का नहीं दिया क्योंकि तस्वीर ऐसे ही एंगल से बनी हुई थी कि ऐसा लगता था जैसे तस्वीर बनाने वाला नीचे मौजूद हो। तस्वीर में निखिल के चेहरे पर दहशत छाई हुई थी। उसका चेहरा चट्टान की तरह सख्त हो रहा था। अब सारी बात उसकी समझ में आ चुकी थी मगर वो ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि निखिल ने उसे धक्का जानबूझकर दिया था या फिर शशि अचानक ही गिर गया था। पुलिस तो उसे एक हादसा करार दे चुकी थी मगर निखिल की तस्वीर देखने के बाद उसे विश्वास हो गया था कि निखिल ने किस मकसद के तहत शशि को मारा था। निखिल के खिलाफ एक नफरत की चिंगारी उसके पूरे शरीर में भड़क उठी थी। उसे निखिल पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। शाम को वो तस्वीर और नेगेटिव्स लेकर अपने फ्लैट पहुंची थी कि उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुमन ने रिसीवर उठाया कि गंभीर शब्दों में कहा गया हेलो। दूसरी तरफ निखिल ही था। कैसी हो सुमन? मैं ठीक हूँ।
क्या तुम इसी वक्त मेरे घर पर आ सकते हो? खैरियत तो है? निखिल ने हैरान शब्दों में कहा था। हाँ, खैरियत ही है, बस वो तुमसे एक मशवरा करना था। कैसा मशवरा? शशि ने जो जायदाद छोड़ी है उसके बारे में मशवरा करना है। ओके, मैं अभी आता हूँ। रिसीवर रखकर सुमन के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कुराहट फैल गई थी। जो कुछ भी निखिल ने उसके साथ किया था, बदला लेने का टाइम आ चुका था। वो सोफे पर बैठ गई थी, अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया। धीरे धीरे वो उस वक्त में चली गई जब वो गंभीर रूप से घायल शशि को लेकर अस्पताल पहुंची थी। सबके जानने में शशि की मौत हो चुकी थी और जब उसके पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों ने उसे लिया था तो उसकी नब्ज चल रही थी। उसकी सांसें अभी भी उसके शरीर से जुदा नहीं हुई थीं और जब ये खबर सुमन को सुनाई गई थी तो उसे ज़िंदगी दोबारा मिल गई थी। लेकिन उसने उसी वक्त पुलिस और डॉक्टर्स को कह दिया था कि ये खबर मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उसे निखिल पर शक तो शुरू से था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं था और आज कैमरे में सारे सबूत उसे मिल भी गए थे। शशि बच तो गया था, लेकिन वो जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा था, क्योंकि शशि कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर शशि जिंदा बचता है तो ये चमत्कार ही होगा, क्योंकि शशि के होश में आने के बहुत कम चांस हैं। वो गुप्त रूप से शशि को दिल्ली ले आई थी और एक अच्छे महंगे हॉस्पिटल में उसे एडमिट भी कर दिया था। रेगुलर उससे मिलने भी जाती थी, लेकिन शशि की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं था। और आज जब उसे निखिल के खिलाफ सबूत मिले तो उसने निखिल से बदला लेने की ठान ली थी, जिसने उसकी हंसती खिलखिलाती जिंदगी में गमों के रंग भर दिए थे। उसने निखिल से बदला लेने का सोच लिया था और ये तभी मुमकिन था जब निखिल को वो अपनी मोहब्बत भरी बातों में फंसाती। आधे घंटे के बाद ही निखिल उसके फ्लैट पर पहुंच गया था। सुमन ने उसका खुशगवार मूड में स्वागत किया। निखिल तो एकदम खुश हो गया था। उसे लगा कि सुमन उसके जाल में फंस चुकी है। सुमन को देख देखकर उसकी आंखें नशीली होने लगी थीं। शायद वो अपने मन में सोच रहा था कि रात को बहुत ही स्पेशल बनाने वाला था। सुमन उसे अपने बेडरूम में ले गई और जब सुमन ने निखिल का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया था तो निखिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहने लगा, सुमन, मैं बहुत हैरान हूँ, तुम्हारे अंदर एकदम ये बदलाव कैसे आ गए? सुमन बोली, निखिल, मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। वो उसके करीब बैठते हुए बोली, आखिर कब तक मैं अकेली रह सकती हूँ? किसी न किसी सहारे की ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी ही। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुमसे शादी कर लूँ। क्या सच में? निखिल तो झूम उठा था। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ, सुमन ने मदहोश लहजे में कहा था। आखिर इतनी सारी दौलत का मैं अकेले क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूँ, मगर क्या? निखिल ने पहलू बदला। उसकी खुशी देखने लायक थी। मगर सुमन ने एक पल के लिए रुकी थी, फिर एकदम ही चीखते हुए बोली, मगर तुम्हारी मौत के बाद। और अगले ही पल सुमन ने पलक झपकने से पहले ही रिवॉल्वर निखिल की तरफ तान दिया था। और ये सब इतना अचानक हुआ था कि निखिल हड़बड़ा गया था। कहने लगा, सुमन, ये क्या मजाक है? सुमन ने कहा, ये तुम्हें मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है तो फिर ये क्या है? सुमन तस्वीर दिखाते हुए किसी नागिन की तरह फुनकारी थी। उसने निखिल के मुंह पर एक थप्पड़ भी दे मारा। जब निखिल ने तस्वीर देखी तो अगले ही पल उसके चेहरे पर कई रंग आए और कई निकल गए। वो थूक निगलते हुए बोला, ये तस्वीर तो मेरी है। सुमन ने कहा, तो तुमने ही शशि को मारा है, तुम ही उसके कातिल हो। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी हंसती खिलखिलाती जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सुमन, प्लीज मेरी बात तो सुनो, निखिल ने आगे बढ़ते हुए कहा। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी कोई बात भी सुनना नहीं चाहती। इससे पहले कि सुमन ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाती, उसी वक्त निखिल ने बिजली की तरह उसके रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा था। रिवॉल्वर सुमन के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। सुमन के गले से एक चीख निकल गई थी। निखिल ने सुमन को पकड़ लिया और दहशत भरे शब्दों में बोला, मुझे पहले ही शक था कि तुम कोई ना कोई चाल चल रही हो। उसके चेहरे पर सख्ती उतर आई थी। फिर निखिल उसे छोड़कर अपनी तस्वीर उठाई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कहने लगा, हाँ, मैंने ही शशि को पहाड़ से धक्का दिया था। मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी दौलत हासिल कर सकूं। सुमन की हालत खराब हो रही थी। अचानक सुमन का हाथ एक गुलदान से टकराया था। उसने चुपचाप वो गुलदान उठा लिया। निखिल उसके करीब आने लगा। निखिल बोला, सुमन, अब तुम्हारा जिंदा रहना भी मेरे लिए नुकसानदायक है, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। उसने सुमन की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था
कि सुमन ने पीछे की तरफ छुपाया हुआ गुलदान उसके सर पर दे मारा। निखिल के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसके सर से खून बहने लगा था। अब उस कमरे में सुमन का दम घुटने लगा था। वो बालकनी में आ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका ख्याल था कि निखिल अब तक मर चुका होगा, मगर अचानक उसने निखिल को देखा जो चीखता हुआ उसी की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त सुमन बहुत ज़्यादा डर गई थी और एकदम डरते हुए एक तरफ को भागी थी। निखिल अपनी ही हड़बड़ाहट में दौड़ता हुआ बालकनी में लगे जंगले से टकराया और अगले ही पल वो उछलता हुआ दूसरी तरफ 3 मंजिला इमारत से नीचे सड़क पर जा गिरा। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और वो मौके पर ही मर चुका था। सुमन वहीं बालकनी में ही बैठ गई और चीख चीख कर रोने लगी। सुमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बोझ उसके दिमाग से उतर गया हो। उसी वक्त वो हॉस्पिटल गई थी और शायद सुमन की खुशकिस्मती थी कि निखिल का मरना था और डॉक्टरों ने उसे खुशखबरी सुना दी थी कि शशि की हालत में सुधार होने लगा है। ये खबर उसके लिए बहुत ही खुशी भरी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अस्पताल में बने छोटे से मंदिर में चली गई और भगवान के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए शशि की सेहत की दुआएं मांगने लगी थी और उसे पूरा विश्वास था कि शशि जल्दी ही सेहतमंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सुमन और शशि के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों आप अपने नाम हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आप लोगों के नाम की स्टोरी भी ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।